And the last example is gene regulation at protein level or translation level. यानी आरएनए पूल के अंदर रहे और इनकी ट्रांसलेशन जो है वो रेगुलेट हो, जो जीन की एक्सप्रेशन को रेगुलेट करे। यानी जब ज़रूरत हो प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट बने, और जब ज़रूरत ना हो प्रोडक्ट की तो आरएनए ट्रांसलेट ना हो। इसकी वेल नोन एग्जांपल है फेरेटिन जीन की। फेरेटिन बेसिकली एक आयरन स्टोरिंग प्रोटीन है। इसका मैकेनिज्म कुछ यूँ होता है कि ट्रांसफेरिन प्रोटीन जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट आयरन को ट्रांसपोर्ट करती हैं टुवर्ड्स द सेल, और सेल पे प्रेजेंट ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स जो हैं उन ट्रांसफेरिन के साथ इंटरेक्ट करके आयरन को ट्रांसपोर्ट करती हैं इनसाइड द सेल एज ए रिजल्ट ऑफ रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। और फिर सेल में मौजूद फेरेटिन आयरन के साथ बाइंड करके आयरन को स्टोर करती है इनसाइड द सेल। तो अब इस केस में बेसिकली फेरेटिन और ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, इनके दरमियान आपस में कंपटीशन है। कंपटीशन कुछ यूँ है कि फॉर एग्जांपल कि अगर सेल के पूल में आयरन मौजूद है तो फेरेटिन को बनना चाहिए, ज़्यादा बनना चाहिए, और अगर सेल पूल के अंदर आयरन मौजूद नहीं है तो इट मीन्स कि आयरन को इंपोर्ट करना है फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम इनटू द सेल, तो अब उस केस में ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को बनना चाहिए ज़्यादा। दो सिचुएशंस हैं कि अगर सेल पूल में आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसको स्टोर करना है, स्टोरेज के लिए फेरेटिन को ज़्यादा बनना चाहिए, और अगर सेल के अंदर आयरन की क्वांटिटी कम है तो अब आयरन को इंपोर्ट करना है फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट इनटू द सेल, तो अब उस केस में ट्रांसफेरिन रिसेप्टर को ज़्यादा बनना चाहिए, फेरेटिन को नहीं बनना चाहिए, कम बनना चाहिए, क्योंकि सेल में आयरन है ही नहीं। तो चूँकि आयरन नहीं है तो फेरेटिन बनने की ज़्यादा लॉजिक नहीं बनती, और इस केस में ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर ज़्यादा बनने की लॉजिक बनती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आयरन इंपोर्ट होगा इनसाइड द सेल। तो इन केस ऑफ फेरेटिन मैसेंजर आरएनए, कुछ आयरन रिस्पॉन्स डीएनए सीक्वेंसेस जिनको आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स बोलते हैं, वो इन केस ऑफ फेरेटिन मैसेंजर आरएनए U5' यूटीआर में प्रेजेंट होते हैं स्टार्ट में, और ट्रांसफेरिन रिसेप्टर के मैसेंजर आरएनए के केस में यही आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट जो है कि डीएनए बाइंडिंग सीक्वेंसेस होती हैं, और इनको आप सिस रेगुलेटरी एलिमेंट भी बोल सकते हैं, बिकॉज दीज आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट डीएनए सीक्वेंसेस जो है ये रेगुलेट करती हैं जीन के एक्सप्रेशन को एट प्रोटीन लेवल, because of the presence within the gene or in the vicinity of the gene. That's why we call it as the cis regulatory element. तो ये IRE एलिमेंट्स इन केस ऑफ ट्रांसफेरिन मैसेंजर आरएनए ये प्रेजेंट होती हैं 3' QTR में, और ये आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन एक्चुअली एक्ट करती हैं एज अ बाइंडिंग साइट फॉर IRE बाइंडिंग प्रोटीन, आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, और यही वो प्रोटीन है जो एक्ट करती है एज अ रिप्रेसर एक्चुअली, जो अगर बाइंड कर जाती हैं तो लेकिन इनका रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट आरएनए के लिए डिफरेंट है। ट्रांसफर फेरेटिन के लिए आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन एक्ट करते हैं एज अ रिप्रेसर, और ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एमआरएनए के लिए यही प्रोटीन एक्ट करती है एज अ स्टेबलाइजर प्रोटीन। तो डिफरेंट आरएनए के लिए इनका मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट है, और ये प्रोटीन तब एक्टिव होती है जब सेल पूल में आयरन की क्वांटिटी कम हो। तो आयरन की क्वांटिटी अगर सेल पूल में कम होती है तो आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन एक्टिव हो जाती है, और अपॉन एक्टिवेशन दे बाइंड विद द आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि इन केस ऑफ फेरेटिन मैसेंजर आरएनए 5' UTR पर प्रेजेंट होता है, तो यही प्रोटीन 5' UTR पर बाइंड कर जाती है। एज यू कैन सी इन द लोअर पैनल कि अपॉन एक्टिवेशन, जो कि इसकी मॉर्फोलॉजी की यूँ शो की गई है, इसमें एक कर्व टाइप स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेती है अपॉन द एक्टिवेशन, एंड upon assuming the curve shape structure it can bind with the iron response element DNA sequences। तो लोअर पैनल में अगर आप देखें सिचुएशन नंबर 1 कि अगर सेल पूल के अंदर आयरन की क्वांटिटी कम हो, यानी जो माइनस से शो किया गया, सो अपॉन रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ द आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन बिकम एक्टिव। तो जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो ये बाइंड करेंगे विद द आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन whatsoever is the position, जो चाहे वो 5' पे हो चाहे 3' पे हो। तो
इन केस ऑफ फेरेटिन, क्योंकि क्वांटिटी आयरन की कम है सेल पूल में, अब लॉजिकली फेरेटिन प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है बल्कि ट्रांसफेरिन रिसेप्टर की ज़रूरत है। तो अब इस केस में आरएनए दोनों के मौजूद रहेंगे। सो व्हाट विल हैपन के फेरेटिन प्रोटीन के केस में चूंकि 5 प्राइम पे आईआरई एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रोटीन जब 5 प्राइम पे बाइंड करेंगे डेफिनेटली इट विल हाइड द राइबोसोम बाइंडिंग साइट ऑफ द राइबोसोम। तो जब राइबोसोम बाइंडिंग साइट हाइड होंगी डेफिनेटली फेरेटिन मैसेंजर आरएनए विल नॉट बी एबल टू ट्रांसलेट। अब जब ये ट्रांसलेट नहीं होगा, लॉजिकली इसको ट्रांसलेट होना भी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ ट्रांसफेरिन रिसेप्टर आरएनए को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेट होना चाहिए ताकि सर्कुलेटरी सिस्टम से आयरन को ये इंपोर्ट करे इनसाइड द सेल, क्योंकि सेल के अंदर आयरन की क्वांटिटी कम है। तो अब उस केस में आरएनए की शेल्फ लाइफ को, हाफ लाइफ को इंक्रीज करना है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करेंगे विद द आईआरई एलिमेंट, और आईआरई एलिमेंट एट द 3 प्राइम साइट। तो 3 प्राइम साइट अमूमन इट बेसिकली रेगुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द आरएनए। तो आरएनए ज़्यादा सस्टेन करेगा तो ज़्यादा ट्रांसलेट होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आयरन जो है वो सेल के अंदर इंपोर्ट होंगे। तो ये प्रोसेस कुछ टाइम तक चलता रहेगा अनटिल अनलेस द आयरन क्वांटिटी इनसाइड द सेल पूल इज बिकम बैलेंस्ड। जब बैलेंस हो जाएगी, आयरन क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी डेफिनेटली, अब क्या होगा कि यही आयरन रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे। अपॉन इनएक्टिवेशन इट विल लीव द आयरन रिस्पॉन्स डीएनए सीक्वेंसेस। तो जब ये लीव करेंगे डेफिनेटली वो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर के जो आरएनए हैं ये इनकी हाफ लाइफ रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत है बेसिकली फेरेटिन की। तो अब फेरेटिन के 5 प्राइम यूटीआर पे बाउंड IRE बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो जब डिटैच हो जाएंगी, सो द राइबोसोम विल गेट एक्सेस टू बाइंड ओवर द 5 प्राइम साइट एंड ट्रांसलेट द फेरेटिन मैसेंजर आरएनए। अब फेरेटिन मैसेंजर आरएनए जब ट्रांसलेट होगा तो इट विल मेक द फेरेटिन, और फेरेटिन बाइंड करेंगी उन आयरन के साथ जो इम्पोर्ट हुई थी बिकॉज ऑफ द ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर, ताकि उनको स्टोर कर सके, एंड सो ऑन। ये रेगुलेशन चलती, साइकिल चलता रहेगा। सो दिस इज हाउ gene regulation is controlled at the translation or the protein level. And at the very last is developmental specific gene expression pattern, के different genes different developmental stage पे कैसे एक्सप्रेस होते हैं। इसकी वेल नोन एग्जांपल है हीमोग्लोबिन जीन की। हीमोग्लोबिन एज वी नो इज कंसिस्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन, लेकिन अल्फा और बीटा चेन एडल्ट स्टेज के अंदर एक्सप्रेस होती है। द फर्स्ट थिंग इज़ के अल्फ़ा के अपने जीन्स होते हैं, और कोई ये एक सिंगल जीन नहीं होता बल्कि ये मल्टीपल जीन कॉपीज़ होती हैं, मल्टीपल पैरालॉग्स होते हैं, और हर पैरालॉग एक डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेज के अंदर एक्सप्रेस होता है, और ये सारे के सारे जीन इकट्ठे पड़े हुए होते हैं। अल्फ़ा ग्लोबिन जीन क्लस्टर जो है, यानी क्लस्टर मीन के जितने भी जीन सारे इकट्ठे पड़े होते हैं, और ये क्लस्टर क्रोमोसोम 16 के ऊपर प्रेजेंट है ह्यूमन के केस पे। और बीटा के भी मल्टीपल कॉपीज़ होती हैं बीटा जीन्स की भी, और हर पैरालॉग डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेज पे एक्सप्रेस होता है, और सारे के सारे बीटा ग्लोबिन जीन्स क्रोमोसोम 11 पे क्लस्टर होते हैं। नॉर्मली हर जीन का अपना प्रोमोटर और उनके अपने इन्हेंसर्स होते हैं, लेकिन जहाँ पे डेवलपमेंटल स्पेसिफिक जीन क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट हो और हर जीन कॉपी ने एक डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज में एक्सप्रेस होना हो, तो उस केस में वहाँ पे एक सिंगल लोकस कंट्रोल रीजन होता है जो पूरे लोकस को कंट्रोल कर रहा होता है। लोकस मीन्स पूरे स्पेसिफिक एरिया को कंट्रोल कर रहा होता है, और यही लोकस कंट्रोल रीजन डिफाइन करता है कि किस डेवलपमेंटल स्टेज पे किस जीन की कॉपी ने एक्सप्रेस होना, लेकिन एट अ टाइम कोई सी एक जीन कॉपी एक्सप्रेस होगी। तो अल्फा जीन क्लस्टर के केस में जीटा जीन्स भी होते हैं, अल्फा जीन्स भी होते हैं। बीटा के केस में एप्सिलॉन होते हैं, गैमा होते हैं, सिग्मा डेल्टा होते हैं, और बीटा जीन की कॉपीज होती हैं। तो इफ यू लुक डाउन फ्रॉम एम्ब्रियो टू द एडल्ट स्टेज, सो एम्ब्रियो स्टेज में जीटा फ्रॉम द अल्फा जीन क्लस्टर और एप्सिलॉन फ्रॉम द बीटा जीन क्लस्टर ये एक्सप्रेस होते हैं, और हीमोग्लोबिन यही बनाते हैं। फिर फीटल स्टेज में अल्फा फ्रॉम द अल्फा जीन क्लस्टर एंड गैमा फ्रॉम द गैमा जीन क्लस्टर ये एक्सप्रेस होते हैं, और फिर ये मिलके एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं।
जबकि ये एडल्ट ही होता है जिसमें अल्फ़ा और बीटा की चेन्स सिंथेसाइज होती हैं और ये मिलकर हीमोग्लोबिन बनाती हैं। इसमें अल्फ़ा फ्रॉम द अल्फ़ा जीन क्लस्टर और बीटा फ्रॉम द बीटा जीन क्लस्टर एक्सप्रेस होते हैं।